हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस ग्रुप से साइंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ए पेपर सेकंड वालों के लिए भाई, ठीक है, पेपर 2 वालों के लिए ये साइंस का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जाकर पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आगे का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करें। ओके, तो आपको बता दें कि ये सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद मतलब इसके आगे भी जो सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विथ डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना PYQ विथ डिटेल सॉल्यूशन। और आपको बता दें कि इजी टू हार्ड पेपर, अब हम लोग इजी क्वेश्चन कर चुके, अब धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे भाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। चलिए भाई पढ़ते हैं और चुनते हैं। देखिए, कथन ए है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं भाई। ओके, कथन में वर्णित दोनों विधियां कण के आकार तथा भार के आधार पर अलग किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, स्थिर अवस्था में द्रव, स्थिर अवस्था में द्रव कैसे होते हैं भाई? केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, या फिर सभी दिशाओं में दबाव डालता है, या फिर केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, या केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ठीक है, द्रवों में दाब संबंधी नियम निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला नियम है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। नोट करते हुए चलिएगा। और दूसरा है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। और तीसरा है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ओके, और अगला है नंबर 4 है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, और 5वां है और आखिरी है, द्रव में कुल दाब यानी दाब P बराबर H गुणे D गुणे G प्लस वायुमंडलीय दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक है, द्रव में कुल दाब P बराबर HDG प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जहां H बराबर द्रव की सतह से बिंदु की गहराई। ठीक है, H बराबर गहराई द्रव की सतह से बिंदु की गहराई H है। ठीक है, और D बराबर घनत्व। ठीक है, D बराबर द्रव का घनत्व
और जी बराबर मतलब स्मॉल जी है भाई, यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉल जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। ओके। स्थिर अवस्था में द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है। समझ में आ गया ना भाई। दबाव का फार्मूला क्या है, P बराबर H इंटू डी इंटू जी प्लस वायुमंडलीय दाब, जहाँ पर H गहराई है और D घनत्व है और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए भाई, कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ऑप्शन बी है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। ऑप्शन सी है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। ऑप्शन डी है प्रतिबिंब आभासी होता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी, सी और डी। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित सभी एक कोश की हैं सिवाय एक को छोड़कर सभी एक कोश की हैं। कौन भाई एक कोश की नहीं है? बताइए। युग्मनज यानी युग्मनज या फिर भ्रूण या फिर मुर्गी का अंडा या फिर पैरामीशियम। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय संरचना है। यह विदलन की अंतिम अवस्था है जिसमें पाए जाने वाला एल्बुमिन शेष भ्रूणीय संरचना का विकास करता है। अन्य एक कोशिकीय जीव अमीबा, जीवाणु, युग्मनज, भ्रूण, पैरामीशियम इत्यादि हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। करिए भाई चयन उचित विकल्प का। देखिए, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। और सी है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का उपयोग किया जाता है। बताइए भाई, अब इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन है। बी एक भौतिक परिवर्तन है और ए और बी भौतिक परिवर्तन है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है। ओके, सेब को काटने से कुछ देर पश्चात भूरा होना एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिनमें फिनोस का क्विनोन में परिवर्तन होता है। ठीक है, सेब को काटने से कुछ देर पश्चात भूरा हो जाना एंजाइमेटिक प्रक्रिया है जिसमें फिनोस, ठीक है, जिसमें फिनोस का क्विनोन में परिवर्तित होता है।
शेष अन्य विकल्प भी रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं, अतः सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है। ठीक है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह परीक्षण करेगा कि नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, या फिर नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। या दो ही ऑप्शन है भाई, क्या ही बताएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया में MgOH होल्टॉइज का निर्माण होता है। यह एक क्षार है जो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन अलग से दिया है, फिर भी ऑप्शन नंबर बी ही सही है भाई। अभिक्रियाशील श्रृंखला में जस्ते का स्थान कापर यानी तांबा से ऊपर है। अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ते का स्थान कापर यानी तांबा से ऊपर है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि कापर यानी तांबा जो होता है वह Zn यानी जस्ते को उसके जलीय विलयन से अलग नहीं कर सकता, जबकि जस्ता कापर को उसके जलीय विलयन से अलग कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनना है भाई। तपेदी यानी ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, मियादी बुखार और टाइफाइड। मियादी बुखार को ही टाइफाइड कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तपेदी यानी टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रमण से फैलता है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और मलेरिया किसके कारण फैलता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रमण से। ठीक है, और बाकी के जितने भी ऑप्शन में रोग हैं वे सब विषाणु जनित रोग हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए भाई मिलान करिए। देखिए, एस्परजिलस एक कवक है भाई। ठीक है, एस्परजिलस एक कवक है। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। पैरामीशियम एक
प्रोटोजोआ है, ठीक है। और स्पायरोगायरा एक शैवाल है, ठीक है। कन्फ्यूजन के लिए 5 ऑप्शन दे दिया था भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपका करेक्ट आंसर यही है। एस्परजिलस एक कवक है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है और स्पायरोगायरा एक शैवाल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं? बताइए भाई, शिराओं के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, या फिर शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, या शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी और सी सही है, बाकी ए ऑप्शन गलत है भाई। सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, नहीं, गलत बात है भाई। उसमें ऑक्सीजन भी होता है कुछ मात्रा में, ठीक है। इसलिए शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, बिल्कुल सही है। और शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, ये भी सही है भाई, ठीक है। सामान्य अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर शिराओं में बहता है, ठीक है। सामान्यतः अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर शिराओं में बहता है, किंतु फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। शिराओं की दीवारें पतली तथा अपेक्षाकृत कम पेशीय होती हैं। शिराएं वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ यानी रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? बताइए भाई। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशे में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं, या फिर मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, या सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, ठीक है। सेलुलोज पाचक एंजाइम दीमक में होते हैं। ओके, दीमक में पाए जाते हैं सेलुलोज पाचक एंजाइम। सेलुलोज लवर होते हैं भाई दीमक एक सामाजिक कीट है। दीमक, एक मिनट, दीमक, सेल्यूलोज लवर। सेलुलोज लवर कौन है भाई? दीमक जो होते हैं सेलुलोज के शौकीन होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ी एक उदाहरण है। किसका है भाई? सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ी किसका उदाहरण है भाई? बताइए। हिंज संधि यानी हिंज जॉइंट का, या फिर कंदुक खल्लिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, या फिर श्रोणी संधि यानी पेल्विक जॉइंट का, या फिर बद्ध संधि फिक्स जॉइंट का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, फिक्स जॉइंट का, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लीजिए भाई। हिंज संधि किसे कहते हैं?
हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट की अस्थियां केवल दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं, जैसे कोहनी। हिंज जॉइंट की अस्थियां केवल एक दिशा में मोड़ी जा सकती हैं एवं घुटने। ठीक है, कोहनी एवं घुटने की अस्थियां। और दूसरा है कंदुक खलिका संधि, जिसे हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ह्यूमरस एवं फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ह्यूमरस और फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं। ठीक है, और लास्ट है खूंटी संधि, जिसे हम लोग कहते हैं पाइवोट जॉइंट। देखिए, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या फिर खूंटी संधि द्वितीयक कशेरुकी यानी सेकेंडरी वर्टिब्रेटा के ओडोंटॉइड प्रवर्ध तथा करोटी यानी स्कल्स के मध्य में पाई जाती है। ओके, थोड़ा सा टफ है भाई इन सब का वर्ड, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सही कथनों को पहचानिए भाई। धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है, या फिर जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। नहीं भाई, केवल ग्रामीण नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर मतलब डी है इसमें और ऑप्शन में बी है। केवल डी ऑप्शन सही है, जल का मूलभूत स्रोत वर्षा है। ओके, भूगर्भ में जल नदियों व झीलों के जल से अधिक है। जल की कमी का सामना ग्रामीण व शहरी दोनों को करना पड़ता है। खेतों की सिंचाई के लिए विभिन्न प्रचलित स्रोत हैं तथा यह सत्य है कि जल का मूलभूत स्रोत वर्षा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए भाई? संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, या फिर साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। ठीक है, अवधारणाओं तथा प्रक्रियाओं की समझ का आकलन ही विज्ञान का वास्तविक आकलन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाला या वाले प्रश्न को पहचानिए। पहचानिए भाई मुक्त अंत वाले प्रश्न को। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा? गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? या फिर सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों? या फिर विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल सी सही है। सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है और
इसमें ऑप्शन सी है भाई, यही है। ठीक है। सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? ये मुक्त अंत वाले प्रश्न के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारी भरकम क्वेश्चन आ गया भाई। कक्षा 8 की NCERT की पाठ्यपुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशा, ठीक, नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1939 से 1945। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजों के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। ठीक है। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपयुक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है? बताइए भाई, क्या सार्थकता है? विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना। जी बिल्कुल। और यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। या फिर विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना, या ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आसान और सरल बनते हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और डी दोनों सही है भाई, और बाकी बी और सी गलत हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए भाई क्या करनी चाहिए? शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं, या फिर अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें, उनके विचारों की उपेक्षा करें, या फिर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। ठीक है। शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। उसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी गतिविधि करे जिससे कि छात्र उस तथ्य पर बार बार विचार करें ताकि उन्हें विषय वस्तु का सही ज्ञान स्पष्ट हो सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है या करते हैं? बताइए भाई। शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं, या फिर शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और
उसके चरणों को लिखते हैं, या फिर शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, या फिर शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ACD। ठीक है, विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। सही है भाई। और शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निदर्शन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। नहीं भाई, गलत है। शिक्षार्थी या विद्यार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल सही है। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का प्रयोग करता है। ये भी सही है भाई। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ACD। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसका या इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं भाई, बताइए। यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। जी ठीक ही है भाई। ऑप्शन फर्स्ट सही है। वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। वह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशल का विकास करती है। जी बिल्कुल सही है। यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। नहीं भाई, शिक्षण समय को नहीं बचाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर A, B, C सही हो जाएगा। ठीक है, A, B और C सही हो जाएगा, D ऑप्शन गलत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है। बताइए भाई। प्रयोग अभिलेख, कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर जांच सूची यानी चेकलिस्ट, या फिर अवधारणा प्रति चित्रण। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अवधारणा प्रति चित्रण। ठीक है, अवधारणा प्रति चित्रण छात्रों के प्रायोगिक कौशल मापन की उपयुक्त विधि है। उससे छात्रों में वास्तविक अर्जित ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस विधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है। कौन सा कौशल है भाई। अवलोकन, प्रयोग करना, संप्रेषण करना, या फिर केवल प्रयोग करना, या फिर अवलोकन, प्रयोग करना और सृजनात्मकता, या फिर केवल अवलोकन। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवलोकन, प्रयोग करना और सृजनात्मकता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। जो ठीक ना हो उस कथन का पहचान करना भाई। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों, विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। और आगे है, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उनका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। और विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः
वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा आवश्यक सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। अच्छा भैया, और लास्ट है, विज्ञान को तटस्थ वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जा सकता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 142 है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षक के लिए सबसे उचित है? बताए भाई, कौन सी युक्त शिक्षक के लिए सबसे उचित है? विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना? नहीं भाई, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। जी बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना, ये भी सही है भाई। और विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सी डी सही है। ओके, ऊर्जा संरक्षण विषय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक हेतु अधिक मददगार साबित हो सकते हैं कौन? ऑप्शन बी सी डी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे सौर परिवेश में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं, बताइए भाई क्या हैं इन ग्रहों के नाम? ऑप्शन नंबर बी सही है, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। ठीक है, 88 दिन किसका होता है भाई? बुध का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल 18 दिन का होता है, तथा शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल 250 दिन, 250 बोले 225 दिन का होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 225 दिन का होता है, किसका? शुक्र का। और बुध का 88 दिन का होता है, जो हमारे पृथ्वी के परिक्रमण काल का 365.25 दिन छोटा होता है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल का 365.25 दिन से छोटा होता है, परंतु उनके अपने अक्ष पर घूर्णन काल बुध का 58 दिन 15 घंटा और 36 मिनट तथा शुक्र का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 243 दिन है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड से अधिक है। ओके, जितनी भी बातें कहें भाई ना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से सुन करके नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि सभी बातें हम लिख नहीं सकते भाई ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सल्फर यस एल्युमिनियम Al और लौह Fe के गलनांक यानी डिग्री सेल्सियस में क्रमशः 113, 666 तथा 1535 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? केवल सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है, या फिर Fe यानी आयरन, सल्फर तथा एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है, या फिर केवल Fe
200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है, या फिर Al और Fe 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। Al यानी एल्युमिनियम और आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक विद्युत परिपथ, ठीक है, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है, जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा भाई। B1 की दीप्ति कम हो जाएगी और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। B1 और B2 दोनों दीप्ति कम हो जाएंगी, या फिर B2 की दीप्ति कम हो जाएगी, B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, ओम का नियम जानते ही है ना आप लोग, क्या भाई, B इज प्रोपोर्शनल I, यानी या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग V बराबर IR। ठीक है, ये ओम का नियम है भाई, नोट कर लीजिएगा, ये ओम का नियम है। दोनों में विभवांतर का मान बढ़ जाएगा परंतु दीप्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, B1 B2 बल्ब में दोनों में विभवांतर का मान बढ़ जाएगा परंतु दीप्ति में परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है, डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, और कथन बी है, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए भाई कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कथन ए तथा कथन बी दोनों गलत हैं। कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कथन ए सही है परंतु कथन बी गलत है। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है भाई। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 100 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भाई गलत है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अमृतसर, उदयपुर, पुरी, बद्रीनाथ। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुरी। ठीक है, पुरी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसलिए पुरी में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। अमृतसर, उदयपुर तथा बद्रीनाथ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहाँ चक्रवात का प्रभाव बहुत कम होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है। हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान घेर लेती है। इसी प्रकार हवा तेल तथा हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है। बताइए भाई कौन सी प्रक्रिया है। संचालन, विसरण, संवहन, विकिरण। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संवहन। ठीक है,
इस प्रश्नगत प्रक्रिया संवहन है, ठीक है, क्योंकि वायु अपना स्थान बदल देते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर बल लग रहे हैं, ठीक है, इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? बताइए भाई, कौन से कथन सत्य हैं? इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, या फिर इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, या फिर इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, या फिर इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक मिनट भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेज पर रखी पुस्तक पर लगने वाले सभी बलों का विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि उस पर विभिन्न बल लग रहे हैं जो एक दूसरे से संतुलित हैं, जिससे कि वस्तु विरामावस्था यानी स्थिर अवस्था में है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात और कहना चाहते हैं भाई, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है भाई, मोटिवेट होते हैं और हम सोचते हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई, हम भी मोटिवेट होते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और शेयर तो करना मत भूलिएगा भाई, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।